Hello, I am Jyotika, an online private psychology tutor. Welcome to excellingpsychology.com. In today's class, I will be explaining to you the first unit of statistics for the new IGNOU Bachelor in Psychology Honours program, the semester-based program which has started recently. In that, the statistics component which is there. For that, I am taking up Unit 1, Introduction in this class. This class is meant for those students who are going to answer their papers in English. तो ये क्लास उन स्टूडेंट्स के लिए है जो इंग्लिश में आंसर करने वाले हैं, लेकिन समझाते वक्त मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों का यूज करूंगी ताकि आप आसानी से समझ पाए. सो लेट्स बिगिन विद द क्लास. आपके सामने टेक्स्ट बुक है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि साथ में आप अपनी टेक्स्ट बुक भी अपने नोट्स खोलकर अपने सामने रखिए, उनमें मार्किंग्स करें, हाईलाइट्स करें, अपने नोट्स बनाएं. और जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप सिर्फ इसे सुने नहीं, देखे नहीं, लेकिन साथ में आप एक्टिवली स्टडी करें. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. इंट्रोडक्शन में ही आप देख सकते हैं कि हमें एक रिसर्च सिनेरियो एक्सप्लेन किया गया है. सबसे पहले आप ये जान लें कि स्टैटिस्टिक्स यूज होता है साइकोलॉजिकल रिसर्च में. अब रिसर्च क्या है ये आप अपने जूनियर कॉलेज से देखते आए हैं. रिसर्च में हम क्या करते हैं कि हम जो भी स्टडी करना चाहते हैं मन के बारे में या व्यवहार के बारे में, व्हाटएवर मेंटल एंड बिहेवियरल प्रोसेसेस वी वांट टू स्टडी, उसके लिए हम एक स्टडी डिजाइन करते हैं. साइकोलॉजी एक साइंस है, इसलिए हम जो भी स्टडी करना चाहते हैं हमें साइंटिफिकली करना पड़ता है. यानी कि हम जो भी क्लेम्स करना चाहते हैं एज अ साइकोलॉजिस्ट, उसके लिए हमें प्रूफ ढूंढना पड़ता है, एविडेंस ढूंढना पड़ता है. तो एविडेंस ढूंढने के लिए हम रिसर्च करते हैं ताकि हमें सबूत मिले और उस सबूत के जरिए हम कोई भी क्लेम्स कर पाए, हम लोगों को बता सके कि हमारी मन की प्रक्रियाएं ऐसी होती है या हमारा व्यवहार ऐसा होता है. उसके लिए हम सबूत ढूंढते हैं थ्रू रिसर्च. जब हम ऐसे सबूत ढूंढ रहे होते हैं थ्रू रिसर्च, तो जब हमें वो सबूत मिलते हैं, उनसे उनका सेंस बनाने के लिए, उनसे मतलब निकालने के लिए, क्या अर्थ है जो चीजें मेरे सामने आ रही है व्हेन आई एम डूइंग द रिसर्च स्टडी, whatever data is coming in front of me, whatever I am finding out in the real world, what sense it makes. To understand that I have to use statistics. तो statistics एक स्टेप है इन द रिसर्च प्रोसेस जिसमें जो भी डेटा मैं कलेक्ट करती हूँ उसका मतलब मैं समझ पाती हूँ. इसलिए यहाँ पे शुरुआत की गई है विद द रिसर्च सिचुएशन. एक एग्जाम्पल लिया गया है टू एक्सप्लेन टू अस व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स. तो इंट्रोडक्शन में आप देख सकते हैं सबसे पहले दो वेरिएबल्स हमें बताए गए हैं जो कोई हाइपोथेटिकल साइकोलॉजिकल रिसर्चर्स स्टडी कर रहे हैं. इनमें से सबसे पहला वेरिएबल है इमोशनल इंटेलिजेंस. ये भी जरूर आपने जूनियर कॉलेज में पढ़ा है, बट चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं. इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि हम अपने और दूसरों के इमोशंस को समझ सके और साथ ही उन्हें मैनेज कर सके. यानी कि अगर मेरे पास इमोशनल इंटेलिजेंस है तो मैं अपने इमोशंस को समझती हूँ कि मैं किस समय कैसा महसूस कर रही हूँ और उसे मैनेज कर पाती हूँ. जो भी नेगेटिव इमोशंस आते हैं मैं उनके साथ डील कर पाती हूँ, उनके साथ अपनी लाइफ में चल पाती हूँ, उन्हें बदल पाती हूँ. आई कैन ट्रांसफॉर्म देम इनटू पॉजिटिव इमोशंस. और साथ ही साथ मैं दूसरों के इमोशंस को समझ पाती हूँ, वो किस समय कैसा महसूस कर रहे हैं, उस अनुसार मैं उनके साथ व्यवहार करती हूँ. दैट इज नोन एज इमोशनल इंटेलिजेंस. दूसरा वेरिएबल है सेल्फ एस्टीम. सेल्फ एस्टीम यानी कि मैं अपने आप ऊपर कितना बिलीफ रखती हूँ, अपने ऊपर कितना कॉन्फिडेंस रखती हूँ. तो आत्मविश्वास जो है वो मुझ में कितना है, दैट इज नोन एज सेल्फ एस्टीम. तो यहाँ पे ये दो वेरिएबल्स का एग्जाम्पल दिया गया है और कहा गया है कि कोई रिसर्चर है जो इन दो वेरिएबल्स को स्टडी करा है, इन दो बातों को स्टडी करा है इन एडोलेसेंस इन इंडिया. तो जो हमारे 12 to 18 ईयर्स के बड़े बच्चे जो रेंज में आते हैं, उनमें ये रिसर्चर भारत में ही स्टडी कर रहा है कि इमोशनल इंटेलिजेंस कितना है और सेल्फ एस्टीम कितना है. ये उनका रिसर्च इंटरेस्ट है. और ये सेल्फ एस्टीम और इमोशनल इंटेलिजेंस वो रिसर्चर स्टडी कर रहे हैं इन मेल एडोलेसेंस एंड फीमेल एडोलेसेंस, जेंडर को नजर रखते हुए. जरूर उन रिसर्चर के माइंड में कुछ है, शायद उन्हें लगता हो कि इंडिया में जो मेल एडोलेसेंस है उनमें जो है इमोशनल इंटेलिजेंस और सेल्फ एस्टीम ज्यादा है कंपेयर टू फीमेल एडोलेसेंस.
या वाइस वर्सा भी हो सकता है, उन्हें लगता है फीमेल एडोलेसेंस में ये दोनों बातें ज्यादा पाई जाती है देन इन मेल एडोलेसेंस। तो ऐसा कुछ माइंड में रखते हुए वो ये दो वेरिएबल्स को स्टडी कर रहे हैं, जो कि हम रिसर्च मेथड्स नहीं पढ़ रहे, तो हमें इतना इंटरेस्ट नहीं है फिलहाल कि उन्होंने क्या हाइपोथेसाइज किया है। राइट नाउ हम जानना चाहते हैं कि ये सब में स्टैटिस्टिक्स का रोल कहाँ आता है, तो वो हमें आगे समझाया गया है इन दिस इंट्रोडक्शन। तो आप देख सकते हैं कि जब वो रिसर्चर इस स्टडी को कर रहा है, आपको क्या लगता है वो क्या करेगा? जस्ट टेक अ मिनट टू थिंक। क्या होगा कि वो रिसर्चर जो है कैसे पता करेगा किसी का सेल्फ एस्टीम कितना है, किसी का इमोशनल इंटेलिजेंस कितना है? वो जरूर उन्हें कोई ना कोई टेस्ट या क्वेश्चनर या स्केल देगा, कुछ मतलब उनके सामने कुछ क्वेश्चंस रखेगा, या तो खुद पूछेगा या राइटिंग में उन्हें देगा कि आप ये क्वेश्चंस आंसर करें। तो सपोजिंग सेल्फ एस्टीम पढ़ रहे हैं, तो कोई जैसे आपने देखा होगा लास्ट ईयर्स में रोजनबर्ग सेल्फ एस्टीम स्केल है। वो क्या होता है, क्वेश्चनर होता है, उसमें कई सारे क्वेश्चंस होते हैं और आप जो रिस्पॉन्सेज देते हैं उसके बेसिस में हम समझ पाते हैं कि आपका सेल्फ एस्टीम कितना है। तो सपोजिंग हम ले सेल्फ एस्टीम, तो उसमें क्वेश्चन हो सकता है कि मैं समझती, एक क्वेश्चन हो सकता है क्या आप समझते हैं कि आप एक अच्छे स्टूडेंट है, क्या आप समझते हैं कि आप एक अच्छे व्यक्ति है? आपको इंडिकेट करना होता है ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10, एक नंबर देना होता है। तो सपोजिंग आप इस पे टिक करते हैं 8 आउट ऑफ 10 आपको लगता है कि आप एक अच्छे व्यक्ति है, तो फिर ये दिखाता है कि आपका बेंट है टुवर्ड्स हाई सेल्फ एस्टीम, आप हाई सेल्फ एस्टीम की तरफ है। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चंस होते हैं उस क्वेश्चनर में जिसमें आपका सेल्फ एस्टीम स्टडी किया जाता है, और फिर एक टोटल स्कोर निकाला जाता है। जितने आप आंसर्स देते हैं, ऐसे 8, 9, 10, कोई ना कोई नंबर्स आप देंगे हर क्वेश्चन को, उनका टोटल किया जाता है और जज किया जाता है कि आपके सेल्फ एस्टीम हाई है, मॉडरेट है, लो है, ऐसा एक डिसीजन दिया जाता है। सेम वे फॉर इमोशनल इंटेलिजेंस, कोई ना कोई स्केल आपको दिया जाएगा, आप कोई ना कोई उसमें नंबर्स मार्क करेंगे, उसका टोटल निकाला जाएगा और देखा जाएगा आपका इमोशनल इंटेलिजेंस कितना है। तो यहाँ पर जो हमारे रिसर्चर है वो भी कुछ ऐसी ही स्टडी कर रहे हैं विथ मेल एंड फीमेल एडोलेसेंट्स। अब यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स कहाँ पर आ जाता है? तो सबसे पहले कह रहे हैं कि जब रिसर्चर के सामने ऐसे स्कोर्स आ जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया इमोशनल इंटेलिजेंस के, सेल्फ एस्टीम के आंकड़े या नंबर्स उनके सामने आ जाते हैं। सपोजिंग उन्होंने 100 लोगों की स्टडी की, 50 मेल एडोलेसेंट्स की, 50 फीमेल एडोलेसेंट्स की। अब हर किसी के, हर एक के सेल्फ एस्टीम स्कोर्स, इमोशनल इंटेलिजेंस स्कोर्स जो उन्होंने वो स्केल्स में आंसर किया, अब वो स्कोर्स उनके सामने आ चुके हैं। अब क्या मतलब निकाले रिसर्चर इन स्कोर्स का? इतने सारे नंबर्स उनके सामने, आप इमेजिन कीजिए कि एक्सेल शीट उनके सामने है और एक जो जिनकी उन्होंने स्टडी की सबके नंबर्स उनके सामने आ चुके ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस एंड सेल्फ एस्टीम। अब वो क्या मतलब निकाले इन नंबर्स का? ठीक है, तो उस मतलब निकालने का, उस अर्थ निकालने के लिए वो स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे आप ये पूरा कोर्स करेंगे आप देखेंगे कि ऐसा डेटा, ऐसे नंबर्स, ऐसी इंफॉर्मेशन जब हमारे सामने आते हैं तो हम कैसे स्टैटिस्टिक्स का यूज करते हैं उससे अर्थ निकालने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हमें बताया गया है कि ये जो रिसर्चर है जो इमोशनल इंटेलिजेंस और सेल्फ एस्टीम की स्टडी कर रहे हैं, उनके सामने एक बार जो स्कोर्स आ गए हैं जिनकी उन्होंने स्टडी की है उन लोगों की, तो सबसे पहले शायद वो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहिए उन स्कोर्स को। यानी कि वो आप देखते होंगे कई सारे चार्ट्स होते हैं, बार चार्ट्स, पाई चार्ट्स, है ना, आप न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं तो कई बार जो नंबर्स होते हैं उसके लिए कोई ना कोई चार्ट बनाया जाता है आपको समझाने के लिए कि पॉपुलेशन में इतने लोग चाहते हैं कि ये वाली सरकार हो, इतने परसेंटेज लोग चाहते हैं कि ये वाली सरकार हो। एक ऐसा सर्क्यूलर पाई डायग्राम में आपको दिखा दिया जाता है कि लोग क्या सोचते हैं। तो हो सकता है ये जो हमारे रिसर्चर है वो भी ऐसा कोई चार्ट बनाना चाहते हैं जिसमें वो देखना चाहते हैं कि मेल्स में कितना सेल्फ एस्टीम आया, फीमेल्स में कितना आया, कितना इमोशनल इंटेलिजेंस मेल्स में आया, कितना फीमेल्स में। क्यों वो ऐसा करेंगे? क्योंकि जब सिर्फ इतने नंबर्स उनके सामने हैं, उनके लिए समझना मुश्किल है कि क्या निकल के आ रहा है, क्या फीमेल्स में ज्यादा है सेल्फ एस्टीम या मेल्स में। सिर्फ नंबर्स को देखते हुए समझना मुश्किल है, तो ऐसे ग्राफिक्स बना के
वो समझने की कोशिश करेंगे। एक बार वो ग्राफिक्स बना ले, वो बार चार्ट्स या पाई चार्ट्स बना ले, तो वो ट्रेंड्स उनके सामने आ जाएंगे कि किसमें कितना सेल्फ एस्टीम है। तो ये एक पर्पस के लिए वो स्टैटिस्टिक्स यूज करेंगे। उसके आगे वो मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करना चाहेंगे फॉर मेल्स एंड फीमेल्स। मीन का मतलब होता है एवरेज, तो वो देखना चाहेंगे ऑन एन एवरेज मेल्स में सेल्फ एस्टीम कितना है, फीमेल्स में कितना है। यहाँ पे फिर से समझ लेते, सपोजिंग सेल्फ एस्टीम की स्केल है, उसमें आप बहुत सारे क्वेश्चन, आप 10 क्वेश्चंस आंसर करते हैं जैसा मैंने आपको बताया था। ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 ईच आप सब में आप नंबर्स मार्क करते हैं। इस पूरे 10 क्वेश्चंस को, इस पूरे स्केल को जब आप आंसर करते हैं, मैक्सिमम स्कोर आपको मिल सकता है 100, यानी कि आपका सेल्फ एस्टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है। और मिनिमम स्कोर तो 0 मिल सकता है, या अगर इट इज 1 to 10 तो 10 मिलेगा मिनिमम स्कोर। ठीक है, तो आप 10 to 100 के बीच में हो सकते हो सेल्फ एस्टीम, यानी कि रिसर्चर जो लोगों को स्टडी करता है उन हर एक का सेल्फ एस्टीम कहीं ना कहीं 10 to 100 के बीच में आ सकता है। अब सपोजिंग वो मेल्स को ले ले, जो 50 मेल्स की उन्होंने स्टडी की, तो इन 50 मेल्स का हर एक मेल का 0 to 100 के बीच कहीं ना कहीं सेल्फ एस्टीम होगा हर एक का। अब वो जानना चाहेंगे ऑन एन एवरेज, एवरेज में ले ले जो टिपिकल पर्सन है इन मेल्स में, उसका कितना स्कोर है 10 to 100 के बीच में, वो देखना चाहते हैं। तो ऑन एन एवरेज, या हम कहे ज्यादातर लोगों ने सपोजिंग सेल्फ एस्टीम ज्यादातर मेल्स का निकल कर आया है 75, तो वो एक फिगर उन्हें चाहिए एज ए रिसर्चर। क्यों चाहिए वो सब हम आगे देखते जाएंगे इन कोर्स, लेकिन अगेन बेसिक पर्पस यही होता है टू कैलकुलेट ऑल दीज थिंग्स, कि वो सेंस बना पाए कि उनके पास जो डेटा है, वरना 50 मेल्स के अलग अलग नंबर है, क्या मतलब निकाले उसका उन्हें नहीं पता, लेकिन जब एवरेज उनके सामने आ जाते हैं तो वो देख लेते ओके मोस्ट ऑफ द मेल्स का हाई सेल्फ एस्टीम 75 के अराउंड है, तो इसलिए वो मेन कैलकुलेट करते हैं। इसके अलावा एक और होता है स्टैंडर्ड डिविएशन, वो भी एक तरह का स्टैटिस्टिक है, वो कैलकुलेट कर देते हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब होता है कि चलिए एवरेज तो है 75, लेकिन हम जानते हैं इन 50 मेल्स में किसी ना किसी का सेल्फ एस्टीम बहुत हाई भी होगा, 100 की तरफ भी होगा, किसी का लो भी होगा, 10 की तरफ भी होगा, सभी का तो नहीं है, ऑल 50 का तो 75 सेल्फ एस्टीम नहीं है। तो यहाँ पे कितना अंतर है मेल्स के सेल्फ एस्टीम में, यानी कि क्या ज्यादातर लोगों का 75 है, या कुछ लोगों का 75 है और बहुत ज्यादा अंतर है बाकी मेल्स में। तो जो एवरेज है वो 75 है, लेकिन किसी का 85 है, किसी का 65 है, किसी का 55 है, या सबका अराउंड 75, तो 75, 73, 70 ऐसे ही ट्रेंड्स दिख रहे हैं उनके सेल्फ एस्टीम में। ये जब हम स्टडी करते हैं हम स्टैंडर्ड डिविएशन कहते हैं इसे। अभी थोड़ा मुश्किल हो सकता है समझने के लिए, लेकिन इन डिटेल्स इन सब टॉपिक्स के ऊपर पूरे पूरे यूनिट्स आपको डेडिकेटेड मिलेंगे, या पूरे पूरे सेक्शंस, तो ज्यादा भी समझने की जरूरत नहीं, सिर्फ जिस्ट में आपको बेसिक में समझा रही हूँ, क्योंकि राइट एट द इंट्रोडक्शन हमें ये सब कॉन्सेप्ट्स दे दिए गए हैं, तो थोड़ा थोड़ा हम अभी समझ लेते हैं। इसके बाद आता है, तो वो रिसर्चर क्यों स्टैटिस्टिक्स यूज करें, ग्राफ्स या चार्ट्स बनाने के लिए, उसके अलावा मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन जैसे स्टैटिस्टिक्स, जिससे उसे वो नंबर्स मिले जिससे वो सेंस समझने लगे अपने डेटा का, वो कैलकुलेट करने के लिए भी वो स्टैटिस्टिक्स यूज करता है। और ये देखने के लिए कि अगर सिग्निफिकेंट डिफरेंस है बिटवीन द जेंडर्स इन सेल्फ एस्टीम एंड इमोशनल इंटेलिजेंस, तो अब उससे मेल्स का एवरेज सेल्फ एस्टीम मिल गया सपोजिंग 75, फीमेल्स का है सपोजिंग 73, अंतर बहुत छोटा है। तो ऑन एन एवरेज मेल्स में 75 सेल्फ एस्टीम है, फीमेल्स में 73 है। तो क्या हम कह सकते हैं कि फीमेल्स में बहुत लो सेल्फ एस्टीम होता है कंपेयर टू मेल्स? क्या लगता है आपको जस्ट बाय थिंकिंग ऑफ द फिगर 75 और 73, क्या बहुत लो है फीमेल्स में? ऐसे ही बैठ के सोच के हम डिसाइड नहीं कर सकते, इट इज अ साइंस, कुछ रूल्स होते हैं, नियम होते हैं जिससे हम डिसाइड कर पाते हैं कि ये जो छोटा सा या कोई बड़ा सा डिफरेंस हमें मिला है वो वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है या नहीं, सिग्निफिकेंट है या नहीं। जो मैंने 100 लोगों की स्टडी करके जो मुझे अंतर मिला है मेल्स और फीमेल्स के बीच में, क्या पूरी पॉपुलेशन में, पूरी इंडिया में भी ऐसा है? क्या वाकई पूरी इंडिया में भी फीमेल्स का सेल्फ एस्टीम मेल्स से कम होता है? क्या मैं ये निर्णय निकाल सकती हूँ, नतीजा निकाल सकती हूँ अपने सैंपल के बेसिस पे?
वो डिसाइड करने के लिए कि मुझे जो अपनी स्टडी में मिला है वो सबके लिए ट्रू है या नहीं, मुझे एक प्रोसीजर करना पड़ता है विच इज नोन एज कैलकुलेटिंग सिग्निफिकेंट डिफरेंस. वो भी स्टैटिस्टिक्स ही मुझे हेल्प करता है टू डिसाइड दैट. तो दिस इज द एंड ऑफ द इंट्रोडक्शन. मैं जानती हूँ काफी कॉम्प्लिकेटेड है, बट दैट इज हाउ इट इज प्रेजेंटेड in the notes. And मैं चाहती हूँ कि इंट्रोडक्शन आप समझे बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट सेक्शन, इसलिए मैंने इसे स्किप नहीं किया, टाइम लेते हुए इसे एक्सप्लेन किया है. तो आप कोशिश करें जितना मैंने एक्सप्लेन किया, आप फिर से देख सकते हैं इस वीडियो को, इसे समझने की कोशिश जरूर करें बिफोर मूविंग अहेड, बिकॉज इट विल बी वेरी यूजफुल. क्विकली आई जस्ट समराइज दिस सेक्शन वॉट एवर आई हैव एक्सप्लेन टू यू. व्हेन अ रिसर्चर undertakes any research, he collects data. Because he's undertaking a scientific study, he has to collect evidence for whatever he's proposing. In that process, to make sense of the data he receives, because they are just scores and numbers in front of him, so to make sense of that, he has to apply statistics. Statistics helps him to generate summaries of the data he has collected in the form of graphs, mean, standard deviation. It also helps him to draw conclusion that whatever he has studied from a small number of people, whether it's going to be applicable to a large number of people in whom he is actually interested. That also he can understand with the help of statistics. So that is what we see in the introduction with the help of an example of studying self-esteem and emotional intelligence in adolescents in India with respect to their gender. Okay, in the next section, we'll be looking at the meaning of statistics.